गुड मॉर्निंग क्लास 11th। अभी तक मैं आपको काव्य मंजरी के 2 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। पहला कबीर दास के द्वारा लिखित साखी और दूसरा सूरदास द्वारा लिखित बाल लीला। अब तीसरी जो कि आपकी हाफ ईयरली का लास्ट है काव्य मंजरी का, सिया राम शरण गुप्त द्वारा लिखित एक फूल की चाह कविता स्पष्ट। सिया राम शरण गुप्त का परिचय हम आपको थोड़े शब्दों में पहले दे दूं। सिया राम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त जो कि राष्ट्र कवि हैं, उनके ये छोटे भाई हैं, जिसके कारण उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर ये हिंदी की सेवा किया इन्होंने। इनकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु असमय हो गई थी, जिसके कारण इनकी कविताएं जो ज़्यादातर लिखी गई हैं वह एक तो करुणा से भरी हुई है और दूसरी चीज़ ये है कि ये विनोबा भावे और महात्मा गांधी के संपर्क में रहे, जिसके कारण जो आपसी वैमनस्य है, वैमनस्य यानी दुश्मनी, वह आपसी संघर्ष, भेदभाव, एक प्रकार जिस प्रकार से हमारे यहाँ अछूतों के संग व्यवहार किया जाता था, उन पर आधारित इनका लेख है। हम आपको एक फूल की चाह, चाह माने अभिलाषा, एक फूल की चाह शुरू करने से पहले मैं उस कविता का सारांश आपको थोड़े शब्दों में स्पष्ट कर दूं। इसमें जो पिता है वो क्या एक अछूत है और वह अछूत पिता अकेला है, पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। जिस प्रकार इस समय समाज में महामारी फैली है, उस समय भी महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण कि पत्नी की मृत्यु हो गई। अब उसकी एकमात्र संतान है। अब उस एकमात्र संतान होने के कारण पिता बार बार बेटी को बाहर खेलने जाने से मना करता है। क्यों? क्योंकि समाज में महामारी फैली हुई और वह निर्धन है, जिसके कारण उस बच्ची के इलाज के लिए भी उसके पास पैसा नहीं है। और दूसरी चीज़, वह अछूत है। अछूत यानी निम्न जाति का है और निम्न जाति का होने के कारण कोई भी उसकी बच्ची का इलाज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण कि वह बार बार बच्ची को बाहर खेलने जाने से रोकता है। लेकिन उसकी बेटी जो सुखिया है, वही बालपन का जो हट होता है, उस हट के कारण क्षण भर के लिए भी घर में नहीं ठहरती। जैसे ही पिता बाहर किसी कार्य के लिए जाते हैं, यानी आजीविका यानी अब घर का खर्च चलाने के लिए वह कोई कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं, तुरंत सुखिया बाहर खेलने के लिए निकल जाती। और बार बार पिता अपने मन में यही धारणा बनाता है कि कम से कम इस बार जो समाज में महामारी फैली हुई है, उससे मैं अपनी बेटी की सुरक्षा करूं। लेकिन आखिरकार वह बेटी महामारी से ग्रस्त हो जाती है। अब पिता रात दिन, क्योंकि माता पिता अपने ऊपर जो भी परेशानी आए उस परेशानी को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को कोई कष्ट न हो, यह हर माता पिता की धारणा हो। तो पिता जो है दिन रात, उन्हें पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब रात हुई। वह दिन भर उस बेटी के सिरहाने बैठा हुआ उसके लिए, उसको बचाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय कर रहा है। अनेक प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब कोई भी उसका परिणाम सामने नहीं आ रहा है, तब बच्ची एक दिन बोलती है पिता से कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। इसीलिए देखिए आपको शीर्षक क्या दिया गया, एक फूल की चाह। देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। और पिता भी यही सोचते हैं। हम आप देखते हैं, चाहे आज कितनी भी विज्ञान उन्नति क्यों न कर दिया हो, सब कुछ हो गया हो, लेकिन अंत में हर व्यक्ति उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाता है।
तो यहाँ वह लड़की भी कहती है कि मुझको देवी माँ के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। मंदिर पहाड़ों पर है, बहुत दूर है। पिता सोचता है कि मैं अछूत हूँ, कैसे जाऊं? क्यों? क्योंकि समाज में अछूत को मंदिर में जाने प्रवेश करने की अनुमति नहीं। लेकिन बेटी की जो स्थिति और उसके मन में ये जो डर बैठा हुआ है कि शायद देवी माँ के प्रसाद का फूल ला दूं तो मेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी, इसलिए वह उस मंदिर में जाता है और सभी भक्तगण वहाँ पर पाप हारिणी पतित तारिणी, पापों को हरने वाली और पतितों यानी अछूतों का भी, नीचों का भी उद्धार करने वाली माँ तेरी जय 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 का जयकारा लगाते हुए लोग जा रहे हैं, जिसमें कि वह अछूत पिता भी, यद्यपि उसके मन में डर है, लेकिन फिर भी उस भीड़ के वेग से वह भी मंदिर के अंदर जाता है। और जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो पुजारी उसके हाथ से जो उसने फूल माला दीप धूप लिया था उसे लेकर अम्बा यानी माँ दुर्गा को समर्पित करता है और फिर उसे देता है। वह इतना खुश होता है कि अब मैं यह फूल ले जा करके अपनी बेटी को दे दूंगा तो मेरी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। अभी वह मंदिर के द्वार से बाहर भी नहीं निकलने पाया था, तभी उनमें से जो लोग हैं उन लोगों ने कहा कि यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आया, जिस पर कि वह कहता भी है कि तुम लोग किस प्रकार माँ के भक्त हो। क्यों? क्योंकि तुम माँ के सामने ही माँ की गरिमा को छोटा कर रहे हो। अर्थात हम सभी उसी परमपिता परमात्मा यानी उस माँ की संतान है और उनके सामने कौन अछूत है, कौन उच्च जाति का है, ये कोई नहीं निर्णय करता है। लेकिन फिर तो उन्हीं के सामने अपनी, लेकिन उन लोगों ने एक भी बात नहीं मानी और इसे मार मार करके गिरा दिया। जब गिराया तो जो उसके हाथ में फूल था कि अपनी बेटी को ले जा करके दूंगा, वह फूल भी धरती पर गिर गया, जिसके कारण कि वह अपनी बेटी को नहीं दे सका। यही एक फूल की चाह है जो कि पिता अब सब कुछ होते हुए भी मंदिर के द्वार तक जाता भी है, उसे मिलता भी है। लेकिन ये जो समाज के भूखे दरिंदे हैं, जो समाज के आज, पहले हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था थी वो व्यक्ति के कर्म के अनुसार थी, लेकिन आज जो है ये जब से जाति व्यवस्था हुई, आप लोगों ने क्लास 10th में हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा वर्ण व्यवस्था, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही कृष्ण ने भी गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, अर्थात मैंने 4 वर्णों की सृष्टि की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण जो था वह पठन पाठन का कार्य करता था, क्षत्रिय जो था वह सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर रहता था, वैश्य जो था वह उसको उदर माना, पेट माना, जो कि व्यवसाय इत्यादि से संबंधित था, और शूद्र जो था उसे पैर माना। लेकिन जिस प्रकार आपके पूरे शरीर का भार पैर के ऊपर आश्रित रहता है, ठीक उसी प्रकार से वह शूद्र ही समाज के कर्ण शेषनाग की तरह उसका वहन कर रहे थे। इसलिए उस समाज में हमारे यहाँ जब पहले वर्ण व्यवस्था थी तो इस तरह से लोगों में छुआछूत इत्यादि की भावना नहीं थी। लेकिन जब से हमारे यहाँ जाति अनेक प्रकार के आक्रमण हुए और उन आक्रमणों के बाद जो धीरे धीरे हम लोग जाति व्यवस्था में बढ़ते चले गए, उसी जाति व्यवस्था के कारण आज लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, मनमुटाव इत्यादि का भाव आ गया और उस जाति व्यवस्था ने आज समाज को इतना पतन की तरफ ले गए हैं। तो ये अछूत जो है, अछूत पिता अपनी बेटी के लिए लेने गया है फूल लेने। हर व्यक्ति उसी की संतान है, लेकिन उस परमपिता की संतान होने के बाद आज हम और आप बंटवारा करने वाले कौन होते हैं? क्यों? क्योंकि हम करेंगे तो गलत काम, लेकिन हम उच्च कुल में पैदा हुए हैं।
कहा गया, कबीरदास ने यही तो कहा ना, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न हो। अर्थात मेरे कार्य ऊंचे नहीं हैं, लेकिन मैं ऊंचे कुल में जन्म ले लिया हूँ। अर्थात मैं चोरी डकैती इत्यादि जितने घृणित से घृणित कार्य है वो सब कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूँ, तो इसलिए मैं ऊंचा हूँ। ये हमारे समाज की सोच थी, इसी के ऊपर इन्होंने यह लिखा है। सियाराम शरण गुप्त जो हैं, यह आपका इनका जन्म 1895 ईस्वी लिखा गया है, झांसी। आप इसको एक शब्द में कर दीजिएगा, आधुनिक काल। आप आधुनिक काल कर दीजिएगा, पहली चीज। और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई है, और जो इनकी कविताएं हैं, उन कविताओं में इन्होंने जो सामाजिक बुराई है, समाज का विशेषण सामाजिक, अर्थात जो सामाजिक बुराई है, उन्हीं सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट की है। पहली चीज हो गई। दूसरा, इन्होंने गद्य पद्य कहानी निबंध लिखा है, जिनको मैंने हमेशा बोला है कि आप एक शब्द प्रयोग कर दीजिएगा साहित्य की अनेक विधाओं में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर दो कवि हैं, ए और बी मान के करिए, ए जो है वह आपका निबंध नहीं लिख रहे हैं और बी जो है वह निबंध लिख रहे हैं। आपने लिखा ए की जगह जो नहीं लिख रहा है उनमें निबंध डाल दिया, तो वह गलत हो जाएगा। इसीलिए हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप कहते हैं कि आप कह दीजिए कि साहित्य की अनेक विधाओं में। अब साहित्य की अनेक विधाओं में लिखेंगे तो ये तो एग्जामिनर के सोचने के ऊपर है कि आपने तो सिर्फ उससे यही कहा है गद्य पद्य उपन्यास इत्यादि, आपने तो निबंध का नाम ही नहीं लिया। यदि आप निबंध का नाम ले लेते हैं और उसने निबंध नहीं लिखा है तो वो उसका प्रभाव एग्जामिनर के ऊपर आपका गलत पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप सिर्फ एक शब्द लिख दीजिए, साहित्य की अनेक विधाओं में इन्होंने लेखनी चलाई। नेक्स्ट पॉइंट, कोई दो आपको याद रहने चाहिए, जिन दो के आधार पर आपको, क्योंकि मान लीजिए अगर 2 मार्क्स के आया और उसमें 2 रचनाएं लिखने को आई तो उस तरह से भी हो गया, और जब आप उनका परिचय इत्यादि दे रहे हैं या कोई क्वेश्चन आया संदेश इत्यादि, उसमें आपने 2 लाइन का परिचय दिया तो उसमें भी आप वह रचना डाल सकते हैं। इनकी भाषा खड़ी बोली है, साथ ही साथ बहुत सीधे सादे शब्दों में इन्होंने लिखा है। इनकी जो शैली कहते हैं स्टाइल, शैली जो है वह 3 प्रकार की है, कथात्मक, भावात्मक और विचारात्मक। कथात्मक वह होती है जिसमें कि किसी कथा यानी किसी कहानी को कविता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भावात्मक, जब आप ये सोचें कि वह पिता असहाय है बेटी के कारण और वह जा रहा है मंदिर में पुजारी ने सब कुछ दे दिया, लेकिन जो समाज के सभ्य कहे जाने वाले लोग हैं उन्होंने उसे मार के गिरा दिया, तो क्या वह आपके मन में भी तो आया ना कि ये किस तरह का समाज है, क्या यही हमारा शिक्षित समाज है, क्या हम ऐसे ही समाज में रहते हैं? तो इसको हम लोग भावात्मक कहते हैं। और विचारात्मक वह होता है जिसमें किसी विचार को आप प्रस्तुत करिए। जैसे मैं कह दूं आपसे कि आज वैश्विक महामारी में आत्मनिर्भर भारत की कल्पना क्या सकारात्मक सोच है, तब आप क्या करिएगा, आप उसको विचार करिएगा, सोचिएगा कि हाँ ये आत्मनिर्भर भारत की कल्पना एक सकारात्मक सोच है, उस पर आप लिखेंगे, उसे विचारात्मक कहते हैं। तो 3 ले लीजिए, पहला आपने कहा कथात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा विचारात्मक लिखेगा। कथात्मक वो होती है जिसमें कि हम किसी कथा को कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भावात्मक जो कि हमें सोचने के लिए मजबूर कर दे, क्या हम ऐसे ही समाज में रहते हैं। और विचारात्मक जिसमें किसी विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, उसे विचारात्मक कहते हैं। अब आप फिर से देख लीजिएगा, सियाराम शरण गुप्त में पहला हमने आधुनिक काल डाल दिया है, दूसरा हमने डाला साहित्य की अनेक विधाओं में लिखा है। इन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट की है। इनकी 2 रचनाएं आप डाल दीजिएगा। और नेक्स्ट आप भाषा इनकी खड़ी बोली है, शुद्ध संस्कृत तत्समनिष्ठ भाषा नहीं है, बल्कि इन्होंने सीधी सरल सामान्य भाषा में लिखा है।
और कथात्मक, भावात्मक एवं विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब आपका जो दूसरी क्लास होगी उसमें मैं आपको एक फूल की चाह जो कविता है उसे स्पष्ट करूँगी। साथ ही क्लास 11th आप साथ में इसको जो है अर्थ जो है उसे आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। क्योंकि क्लास 12th में भी यही आपका कोर्स है, जो कि आप लोगों को तो स्पष्ट ही होगा 9th और 10th की वजह से, वही आपका क्लास 12th में भी है। आपके पास अर्थ लिखा रहेगा, तो जब भी स्कूल खुलेगा हम लोग आपस में फिर से एक बार डिस्कस करके उसे और भी अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था आप एक रजिस्टर से बनाइएगा जो कि 11 12 दोनों में दे, और उसी में आप लिटरेचर भी करिएगा, उसी में आप लैंग्वेज भी करिएगा।